दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आप सबके फेवरेट राइटर ली चाइल्ड की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। यानी कि उस राइटर की जिन्होंने पूरी जैक रीचर सीरीज लिखी है। आप लोग जैक रीचर के नॉवेल्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ली चाइल्ड ने जैक रीचर सीरीज में बहुत सारी शॉर्ट और लॉन्ग स्टोरीज भी लिखी हैं नॉवेल्स के अलावा। और आज की जो कहानी है ये उनकी लिखी हुई ऐसी ही एक शॉर्ट स्टोरी है। उन्होंने बिना जैक रीचर के भी कुछ अच्छी थ्रिलर कहानियाँ लिखी हैं, वो भी मैं बीच बीच में आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन आज वाली जो कहानी है वो जैक रीचर सीरीज़ की ही है। कहानी का नाम है एवरीवन टॉक्स, यानी हिंदी में इसको कुछ यूँ कह सकते हैं कि हर कोई बोलता है, बुलवाने वाला चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ नियम लिखे हुए होते हैं और कुछ बिना लिखे या बिना कहे। डिपार्टमेंट में मेरे पहले ही दिन मेरा सामना दोनों से हुआ। अनकहा नियम ये था कि नए जासूस को सबसे बुरा काम दिया जाता है और उस सुबह मेरा काम एक लिखे हुए नियम को पूरा करना था। और वो नियम था, शहर के अस्पतालों के लिए गोली लगने वाले मरीजों की रिपोर्ट देना ज़रूरी होता था और पुलिस के लिए उनकी जांच करना। ये काम बहुत ही बोरिंग था और शायद इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलने वाला था, लेकिन नियम तो नियम है। और वैसे भी पुरुषों की इस दुनिया में एक औरत के लिए ये मुश्किलें और भी दुगनी हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इसलिए मैं निकल पड़ी अपना काम पूरा करने के लिए। मुझे सबसे पुरानी और सबसे बेकार कार मिली। ना उसके डैशबोर्ड पर जीपीएस था, ना ही मैप। फिर भी मुझे अस्पताल आसानी से मिल गया। शहर के दक्षिण पूर्व में एक बड़ी बादामी रंग की ये इमारत थी। मैंने अपना नया नया पुलिस बैच दिखाया और मुझे 5वें फ्लोर पर भेज दिया गया। वहाँ पहुँचकर मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ा। वहाँ मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जिनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और वो काफ़ी बुद्धिमान और अमीर लग रही थीं। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ आना बेकार है क्योंकि मरीज़ सो रहा था और जल्दी से नहीं जागने वाला था, क्योंकि उसे भारी मात्रा में दवाइयाँ दी गई थीं। लेकिन मैं तो नई थी और मेरे लिए रिपोर्ट लिखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनसे जानकारी मांगी। डॉक्टर ने कुछ इस टोन में कहा जैसे मैं एकदम बेवकूफ़ और नासमझ हूँ। वो बोली, उसे गोली लगी है बाईं तरफ पसलियों के नीचे। पसली टूट गई है और मांस फट गया है। ये काफ़ी दर्दनाक है और इसीलिए उसे दर्द कम करने की दवाइयाँ दी गई हैं। मैंने सवाल किया, कौन सी गन की गोली थी? उन्होंने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन टॉय गन तो नहीं थी, ये पक्का है। मैंने मरीज़ को देखने की ज़िद की। डॉक्टर ने सावधानी बरतते हुए मुझे खिड़की से अंदर देखने दिया। मैंने झांक कर देखा कि बिस्तर पर एक आदमी गहरी नींद में सोया था। वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। 6 फुट 5 इंच लंबा कम से कम और बहुत ही भारी शरीर। वो आदमी इतना विशाल था कि बिस्तर भी उसके लिए छोटा पड़ रहा था। उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे, पेट पर एक बड़ा सा निशान और छाती पर पुरानी गोली का छेद। साफ था कि उसकी ज़िंदगी खतरों से भरी रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो होश में तो आया था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ खुले पैसे, कुछ $100, एक एटीएम कार्ड, एक पुराना पासपोर्ट और एक टूथब्रश था। एटीएम कार्ड और पासपोर्ट पर नाम लिखा हुआ था जैक रीचर। इसके अलावा उस आदमी के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना क्रेडिट कार्ड और ना ही कोई फ़ोन। डॉक्टर ने बताया कि उसके कपड़े इतने गंदे और ख़राब थे और देखने से ही ऐसा लगता था कि उनके अंदर इतने कीटाणु भरे होंगे कि उन्हें साफ करना तो नामुमकिन था, इसलिए उनको जलाना पड़ा। और डॉक्टर के मुताबिक वो आदमी किसी घोड़े जैसा स्वस्थ और ताकतवर था। अध्याय 2। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं दोबारा अस्पताल गई, इस उम्मीद में कि शायद अब तक उसकी नींद टूट चुकी होगी। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि जैक रीचर नाम का कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। ना उसका कोई घर था, ना कार, ना बीमा। बस कुछ पुराने सैनिक रिकॉर्ड मिले जिनसे ये पता चला कि वो सेना में एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था और उसे कई मेडल्स मिले थे। ये देखकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गई कि इतना अच्छा और सम्मानित ऑफिसर आज बेघर कैसे हो गया और उसे गोली कैसे लगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वो विशाल आदमी जाग चुका था। मैंने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या हुआ था। उसने बस इतना कहा, मुझे याद नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है,
किसी इंसान को अपनी जानकारी छिपाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। जैसे कि मेरा एक पुराना दोस्त कहा करता था, मेरी कब्र पर लिखा होना चाहिए, हर कोई बोलता है, यानी मैं सबसे सच उगलवा लेता हूँ। मेरा स्वभाव भी बिल्कुल इसी तरह का था। मैंने उससे कहा, देखो, मेरी हेल्प करो और मुझे सारी बातें बताओ। उसने अपनी नीली आंखों से मेरी तरफ देखा। डॉक्टर ने उसे जो भी इतनी ढेर सारी दवाइयाँ दी थीं, उनका उसके दिमाग पर ज़रा भी बुरा असर नहीं पड़ा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सा मेल था। वो शांत और दोस्ताना भी थी, लेकिन साथ ही खतरनाक और जंगली भी। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी मदद करने के 100 तरीके जानता होगा और मुझे मारने के भी 100 तरीके जानता होगा। मैंने उससे कहा, देखो, मैं इस काम में नई हूँ। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अगर मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी तो समझ लो मेरी शामत आ जाएगी। वो मुस्कुराया और बोला, ये तो बड़े अफसोस की बात होगी। वो वहाँ घायल अवस्था में आधा नंगा लेटा हुआ था, फिर भी उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही खिंचाव था। मैंने कहा, देखो, तुम भी तो पुलिस में थे, क्या तुमने कभी किसी की जान बचाई है? उसने कहा, कभी कभी। तो प्लीज़ आज मेरी साख बचा लो, मेरी रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़। कुछ देर वो चुप रहा, फिर उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि ज़्यादातर जगहें जहाँ वो जाता है वहाँ शांति रहती है और कुछ भी नहीं होता। वो बस अपना खाना खाता है, सोता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही शांत है। तो फिर कल ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें गोली लग गई? मैंने पूछा। रीचर ने बताया कि वो बस ग्रे हाउंड से इस शहर में पहुंचा था और बस स्टैंड के पास ही एक बार में चला गया था। वो वहाँ किसी से बात नहीं करना चाहता था, बस कोने में बैठकर बियर पीना चाहता था। वहाँ उसने एक आदमी को देखा जो बार काउंटर पर बैठा था। वो लंबा और चौड़ा था। हर कोई उससे अपनी नज़रें चुरा रहा था। लोग उससे डरे हुए थे। मतलब वो एक बुली था और उसे इस बात का मज़ा आ रहा था कि लोग उससे डर रहे हैं। रीचर ने आगे बताया, देखो, मैं हमेशा शांति की उम्मीद करता हूँ, लेकिन बुरे के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे लगा कि अगर वो आदमी मुझसे उलझा तो मैं उसे एक ज़ोरदार घूंसा मारूंगा और मामला ख़त्म हो जाएगा। रीचर की इस बात पर मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं जानती थी कि उन दिनों बुली लोग बहुत सी बातें करते और धमकियां देते रहते थे और इसी कारण उनको चुप कराना आसान होता था। तभी वहाँ की वेट्रेस रीचर के पास आई। वो करीब 40 साल की थी और काफ़ी तजुर्बेकार लग रही थी। वो भी उस बुल्ली आदमी से नज़रें बचा रही थी। रीचर ने उससे पूछा, ये कौन है? वेट्रेस ने कहा, बस एक कस्टमर है। इसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। रीचर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि ऐसे गुंडों का नाम सबको पता होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको जाने। वेट्रेस ने बस इतना बताया कि वो आदमी हर हफ्ते उसी दिन उसी समय पर वहाँ आता है। अब उस आदमी का हर हफ्ते एक ही समय पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। रीचर समझ गया कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। वेट्रेस डरी हुई थी और बात टालने के लिए रीचर से उसके बारे में पूछने लगी। रीचर ने बताया कि वो ज़िंदगी भर फौज में रहा है और अब उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है। वो बस यहाँ वहाँ यूं ही घूमता रहता है, ना कोई बैग, ना कोई सामान, ना कोई प्लानिंग। फिर रीचर ने उससे पूछा, यहाँ का धंधा कैसा चल रहा है? मेरा मतलब इस बार का। वेट्रेस ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ठीक ही है, लेकिन वो सच्चाई छुपा रही थी। बार में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन वहाँ के मालिक के चेहरे पर उदासी छाई थी। तभी बार का मालिक अपने ऑफिस से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ था। वो बार काउंटर के पीछे से होते हुए उसी डरावने आदमी के पास पहुंचा। सब ने अपनी नज़रें फेर लीं, लेकिन रीचर उधर ही देखता रहा। बार के मालिक ने चुपके से एक सफ़ेद लिफाफा उस आदमी को थमा दिया। वो लिफाफा नोटों से भरा हुआ था। बुल्ली आदमी ने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। रीचर तुरंत समझ गया कि ये हफ्ता वसूली का मामला है। वो आदमी खुद ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं था, बल्कि किसी बड़े बॉस के लिए काम करने वाला एक मामूली प्यादा था। जब वेट्रेस दोबारा आई तो रीचर ने पूछा, अब आगे क्या होगा? वेट्रेस ने मायूसी से कहा, बस अब हम एक हफ्ता और दुकान चला पाएंगे। ना कोई तोड़फोड़ होगी, ना आग लगाई जाएगी। रीचर ने पूछा, पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? वेट्रेस बोली, पुलिस कहती है कि जब तक कोई खून खराबा या आगजनी ना हो वो कुछ नहीं कर सकते, और मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
फिर वेट्रेस ने उसकी खाली बोतल उठाई और अपने काउंटर की तरफ चली गई। स्टूल पर बैठे उस भारी भरकम आदमी ने अपनी ड्रिंक खत्म की और गिलास बार पर रख दिया। उसने पैसे नहीं दिए और ना ही बारटेंडर ने उससे पैसे मांगे। वो खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चल दिया। लोग उसके रास्ते से ऐसे हट गए जैसे किसी राजा महाराजा की सवारी के लिए रास्ता छोड़ रहे हों। रीचर अपनी कुर्सी से उठा और उसके पीछे चल दिया। फर्स्ट स्ट्रीट पर अंधेरा था। बस एक ब्लॉक दूर खंबे पर एक पीली लाइट जल रही थी। स्टूल वाला वो आदमी करीब 15 फुट आगे था। चलते हुए वो करीब 6 फुट 2 इंच लंबा और 210 पाउंड यानी 95 किलो के करीब का लग रहा था। कद में वो ज़्यादा छोटा तो नहीं था, लेकिन रीचर से छोटा ही था। वो उम्र में कम था, लेकिन पक्का रीचर से कम अक्लमंद रहा होगा। वो कम अनुभवी था और कम कुशल भी। रीचर को इस बात का पूरा भरोसा था। उसे आज तक ऐसा कोई आदमी मिला ही नहीं था जो इन सारे मामलों में उससे बेहतर हो। रीचर ने पीछे से उसे आवाज़ दी, ओ भाई। स्टूल वाला वो आदमी रुका और हैरानी से पीछे मुड़ा। रीचर उसके पास पहुंचा और बोला, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है, और मुझे यकीन है कि यह बस एक गलती रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ। ए, दफ़ा हो जा, उस आदमी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं था। वो उस वक्त और उस जगह खुद को जंगल का राजा महसूस नहीं कर पा रहा था। रीचर ने उससे पूछा, आज रात तुम्हें अभी और कितनी जगह पैसे वसूलने जाना है? ए, अपने काम से काम रख, ये तेरे मतलब की बात नहीं है, उसने कहा। तो फिर किसके मतलब की बात है? मैंने कहा ना, दफ़ा हो जा। रीचर ने बड़े ही आराम से कहा, सब अपनी इच्छा की बात है। हर चीज़ हमारे फैसलों पर टिकी है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन से और कितने रास्ते हैं? क्या? देखो, या तो तुम मुझे अभी उस आदमी का नाम बता दो, या फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने के बाद पूछूंगा। उस आदमी का नाम? किस आदमी का नाम? उस आदमी का जिसके लिए तुम ये पैसे वसूल कर लाए हो। रीचर ने उसकी आंखों में झांका और उसके फैसले का इंतजार करने लगा। अब यहाँ पर 3 ही बातें हो सकती थी। वो आदमी या तो भागता, या लड़ता, या फिर सब सच सच बता देता। रीचर को उम्मीद थी कि वो भागेगा नहीं, क्योंकि फिर रीचर को उसके पीछे भागना पड़ता, और रीचर को भागना बिल्कुल नापसंद था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी सच बता देगा, क्योंकि बात उसकी इज्जत और अकड़ की थी। इसलिए उस आदमी को लड़ना ही पड़ता या लड़ने की कोशिश करनी पड़ती, और रीचर का यह अंदाज़ा बिल्कुल सही था। उस आदमी ने सचमुच लड़ने की कोशिश की। वो आगे झपटा और अपना बायां हाथ नीचे की तरफ उसने ऐसे चलाया जैसे उसमें चाकू हो। ये बस ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी। इसके बाद वो पक्का अपने दाहिने हाथ से जोरदार वार करने वाला था, लेकिन रीचर इसका इंतजार नहीं करने वाला था। उसने लड़ना बहुत पहले ही सीख लिया था। प्रशांत महासागर की धूल भरी चौकियों से लेकर यूरोप की ठंडी गलियों तक सेना ने उसके लड़ने के तरीकों को और भी पक्का और मजबूत बना दिया था, और उसने लड़ाई का एक सुनहरा नियम सीखा था, जो था सामने वाला हमला करे उससे पहले ही अपना वार कर दो। इसीलिए रीचर आगे बढ़ा और उसने अपनी भारी कोहनी उस आदमी के मुंह पर दे मारी। आमतौर पर गले पर वार करना बेहतर होता है, लेकिन रीचर चाहता था कि वो आदमी बाद में बोल सके, ना कि गले की नली फटने से वो मर जाए। इसीलिए उसने नाक के ठीक नीचे ऊपरी होंठ पर वार किया। इससे दांत और हड्डियां तो टूट सकते थे, जिससे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन कम से कम वो आदमी गूंगा नहीं होता। वार सटीक जगह पर जाकर लगा। उस आदमी का सिर पीछे की तरफ झटका खाया, घुटने कमज़ोर पड़ गए और वो वहीं फुटपाथ पर कूल्हों के बल बैठ गया। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और नाक मुंह से खून बह रहा था। रीचर स्वभाव से एक योद्धा था, और एक योद्धा का सपना यही होता है कि दुश्मन ज़मीन पर हो और वो उसके सिर पर आखिरी किक मार सके। लेकिन रीचर को अभी आखिरी किक नहीं मारनी थी, क्योंकि उसे उस आदमी का नाम पता करना था। उसने कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है दोस्त। स्टूल वाले आदमी ने जल्दी से कहा, कुबोटा, उसका नाम कुबोटा है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उसके दांत टूट गए थे और मुंह में खून भरा था और मुंह सूज गया था। रीचर ने कहा, ज़रा इसकी स्पेलिंग बताओ। उस आदमी ने जल्दी से और भी आज्ञाकारी बनकर स्पेलिंग बता दी। अब वो जंगल का राजा नहीं रहा था। रीचर इस बात से खुश था
क्योंकि इंसान की टांगें तोड़ना मुश्किल काम है, उसमें बहुत ताकत लगती है। उसने पूछा, अब ये और बताओ कि ये मिस्टर कुबोटा मुझे कहाँ मिलेंगे? और उस आदमी ने उसे जल्दी से पता भी बता दिया। अध्याय 3। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर रीचर ने बोलना बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और अस्पताल के तकिए पर अपना सिर टिका लिया। मैंने पूछा, और फिर क्या हुआ? वो बोला, आज रात के लिए इतना काफ़ी है, मैं थक गया हूँ। लेकिन मुझे जानना है मिस्टर रीचर कि आगे क्या हुआ। तो कल वापस आना। क्या तुम कुबोटा से मिले? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम्हारी उससे भिड़ंत हुई? क्या कुबोटा ने तुम्हें गोली मारी है? मुझे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी वही डॉक्टर अंदर आई। उन्होंने कहा कि मरीज की हालत को देखते हुए अब और पूछताछ नहीं हो सकती। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मेरे पास काफ़ी जानकारी जमा हो चुकी थी, इसलिए मैं खुशी खुशी अस्पताल से निकल गई। पुलिस में अपने पहले ही दिन मैंने एक बड़े हफ्ता वसूली के गैंग का पर्दाफाश करने का रास्ता ढूंढ लिया था। मैं फटाफट सीधी थाने पहुंची। वहां मुझे कुबोटा की एक मोटी फाइल मिली। पुलिस सालों से उसके पीछे थी, पर उन्हें कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ था, एक घायल गवाह यानी रीचर और चश्मदीद सबूत। रात की ड्यूटी वाले जज ने तुरंत ही वारंट साइन कर दिया। मैंने एक टीम बनाई और आधी रात को ही हमने कुबोटा के घर पर छापा मारा। जल्दी ही हमने उसे दबोच लिया। पिछले कमरे में हमें बार वाला वो आदमी भी मिला, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उसके ऊपर से कोई ट्रक गुजर गया हो। मैं उसे इसलिए पहचान पाई क्योंकि उसके बदन पर ठीक वैसी ही चोटें थीं जैसी रीचर ने मुझे कहानी में सुनाई थीं। कुबोटा के घर से हमें बड़ा सा खजाना मिला, नोटों से भरे थैले, 30 अलग अलग बैंक अकाउंट्स, डायरियाँ और हिसाब किताब के रजिस्टर। उन रजिस्टर्स से यह साफ हो गया कि वो शहर की सैकड़ों दुकानों से वसूली करता था और जो भी पैसे नहीं देता था उसकी दुकान जलवा दी जाती थी। अब हमें सब कुछ मिल गया था, बस वो गन नहीं मिली थी जिससे रीचर को गोली मारी गई थी। अगली सुबह मैं कुबोटा के सामने थी। उसने वसूली की सारी बातें मान ली क्योंकि हमारे पास पहले से ही पुख्ता सबूत मौजूद थे। लेकिन एक बात के लिए वो साफ मुकर गया। उसने कहा कि उसने किसी को गोली नहीं मारी है। उसने ये भी कहा कि वो तो उस रात शहर में था ही नहीं और उसके पास कोई गन भी नहीं है। मैं सोच ही रही थी कि उससे सच्चाई कैसे उगलवाऊं कि मेरे सीनियर ऑफिसर ने आकर कहा, अरे छोड़ो उसे, जाने दो, हमारे पास उसे उम्र कैद दिलाने के लिए काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। तुमने पहले ही दिन बहुत बड़ा काम किया है, अगर ये आगे नहीं बकता है तो मरने दो। पूरे विभाग में मेरी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो रही थीं, लेकिन मेरे मन में एक खटक सी थी और इसीलिए मैंने और गहराई से जांच की। और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे पता चला कि जिस बार के मालिक की रीचर ने मदद की थी वो उस हॉस्पिटल की डॉक्टर का बहनोई था। वो एक ही परिवार के थे। मेरा दिमाग अब और भी तेज़ी से चलने लगा और मैं एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ने लगी। कुबोटा को पकड़ने के लिए पुलिस को किसी के बुरी तरह से पिटने या गोली खाने के सबूत की ज़रूरत थी। रीचर के कमरे में लगी मशीन की आवाज़ एक बीमार आदमी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और मजबूत सुनाई दे रही थी। जब मैंने उससे बात की तो उसकी आंखें एकदम शांत और क्लियर थीं, जबकि डॉक्टर ने पहले मुझे बताया था कि उसे भारी मात्रा में दर्द के लिए नशीली दवाइयाँ दी गई थीं। मैं सब कुछ छोड़कर तुरंत तीसरी बार अस्पताल भागी, लेकिन रीचर का कमरा खाली था। वहाँ उसके होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैंने डॉक्टर से बात की और उस डॉक्टर ने साफ झूठ बोल दिया कि उस रात गोली लगा हुआ कोई मरीज़ वहाँ आया ही नहीं था। मेरे ऑब्जेक्शन करने पर उसने मुझसे रिकॉर्ड चेक करने को कहा, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि किसी नर्स ने भी मुंह नहीं खोला। अब मुझे पूरी तस्वीर समझ में आ रही थी। उस रात जब रीचर को पता चला कि कुबोटा शहर से बाहर है तो वो फिर से बार में गया होगा। उसने मालिक को पैसे लौटाए होंगे और कुबोटा को फंसाने का एक पक्का प्लान बनाया होगा। बार के मालिक ने अपनी डॉक्टर रिश्तेदार को फ़ोन किया होगा और इस सब का मतलब था कि रीचर को कभी गोली लगी ही नहीं थी। वो सब कुछ सिर्फ नाटक था ताकि पुलिस को कुबोटा के खिलाफ जानलेवा हमले का एक बना बनाया केस मिल सके और उसे पकड़कर जेल भेजा जा सके। रीचर ने अपनी मर्जी से ये झूठ बोला
ताकि उस बार मालिक की और उसके जैसे और बहुत सारे लोगों की मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने मन ही मन कल्पना की कि आधी रात में उठकर वो विशालकाय आदमी चुपचाप बस स्टैंड गया होगा और किसी बस में चढ़कर चुपचाप ही निकल गया होगा। ना कोई बैग, ना कोई सामान और ना कोई प्लानिंग। जब मैं थाने वापस पहुंची तो सबने तालियों के साथ मेरा स्वागत किया। उन्हें लग रहा था कि ये केस मेरा है और मैंने इसे सुलझाया है, लेकिन असल में ये केस तो रीचर सुलझाकर कब का वहाँ से जा भी चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।